हेलो जी। आज के दूसरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडसइंड बैंक के बारे में। एक और प्राइवेट प्लेयर बैंक, इनकी कहानी कर लेते हैं कि इनका क्वार्टर टू का रिजल्ट किस तरीके का आया। अब देखो, किसी भी बैंक को एनालाइज करने से पहले हमें तीन चार चीजें समझना पड़ेगा। एक तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि इनका माइक्रो फाइनेंस डिवीजन में से कितना लोन बुक आता है। तो अगर कोई ऐसा बैंक है जिसका ज्यादा एक्सपोजर है टुवर्ड माइक्रो फाइनेंस लोन्स, तो उसकी एसेट क्वालिटी पे हमें और भी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पूरा माइक्रो फाइनेंस वाला डिवीजन है, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप चाहे छोटी माइक्रो फाइनेंस कंपनी उठा लो, चाहे बड़े बड़े बैंक उठा लो, चाहे आप इंडसइंड बैंक की बात कर लो, चाहे आप कोटक महिंद्रा बैंक की बात कर लो, या आप एचडीएफसी बैंक के बारे में भी बात कर लो। इनके कलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है अगर ये माइक्रो फाइनेंस डिवीजन में लेंडिंग कर रहे हैं। तो हमें एक ये चीज देखना है। उसके अलावा बहुत सारी जो कॉमन चीजें हैं कि भाई हमें कासा रेशो देखना है, हमें डिपॉजिट ग्रोथ देखना है, हमें लोन बुक ग्रोथ देखना है। वो सारी चीजें तो हम देखेंगे ही देखेंगे। अब चलिए, अब शुरुआत कर लेते हैं कंपनी के मार्केट कैप से। तो लगभग लगभग 82-83,000 करोड़ रुपीस के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। और बहुत ही ठंडा रिजल्ट आया, कोई ढंग का रिजल्ट आया ही नहीं कंपनी का। अगर हम देखने जाएं कि कंपनी ने लोन बुक ग्रोथ कितना किया, तो कंपनी का लोन बुक ग्रोथ वाज एट 13% ओवर अ वाई लेवल। अब आप थोड़ा सा चीज समझने की कोशिश करो। जो एच डी एफ सी बैंक है, वहां पर है 25-26 लाख करोड़ रुपए के आसपास का लोन बुक। आपका जो एस बी आई है, एस बी आई के पास है 35-36 लाख करोड़ रुपीज के आसपास का लोन बुक। आपका जो आईसीआईसी है, उसके पास भी 17-18-20 लाख करोड़ रुपए के आसपास का लोन बुक है। और वो इससे ज्यादा पेस पे ग्रो कर रहे हैं, या इसके बराबर पेस पे ग्रो कर रहे हैं। जैसे आईसीआईसीआई वो इससे ज्यादा पेस पे ग्रो कर रहा है। एचडीएफसी और एसबीआई के बारे में बात करें तो इनके बराबर पेस पे ग्रो कर रहे हैं। तो आपका 3.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का लोन बुक है, और आप मैच कर रहे हो पेस आपसे 7 गुना 8 गुना बड़ी कंपनी का। तो ये प्रॉब्लमैटिक पार्ट है कि आपको इन सारी कंपनियों से तेज भागना था, तेज आगे निकलना था, और ज्यादा ग्रोथ लेके आनी थी, और आप वो लाने में एकदम नाकाम रहे। तो यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम है। अब ये पूरे के पूरे फाइनेंस सेक्टर में हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम थोड़ा सा वो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट छोड़ दें, उसके अलावा कोई भी फाइनेंस कंपनी ढंग का रिजल्ट निकाल ही नहीं रहा। चाहे आप कोई दूसरी एनबीएफसी कंपनी देख लो, चाहे आप बेहतरीन से बेहतरीन एनबीएफसी कंपनी देख लो, आप पूना वाला उठा लो, आप बजाज फाइनेंस उठा लो, आप बहुत अच्छे बैंक उठा लो, चाहे आप कोटक महिंद्रा बैंक उठा लो, आप एचडीएफसी बैंक उठा लो, किसी ने भी बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं दिया। सिर्फ हमारे अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट में जो भी लेंडर्स हैं, वो बढ़िया काम कर रहे हैं। चलो, ये चीज हमने देख ली। अगर हम बात करें डिपॉजिट ग्रोथ रेट की, तो वो आया 15% ओवर वाई लेवल। ये फिर भी ठीक रेट पे बढ़े भाई। अगर हम बात करें कि आपका लोन बुक ग्रोथ से ज्यादा अगर आपका डिपॉजिट ग्रोथ है, तो एक चीज हमें समझ में आ रही है कि आप ये जो ग्रोथ है लोन बुक का, इसको बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन कर सकते हो। बट अभी आपको यहाँ पर इंप्रूवमेंट भी लेके आना है। अगर आप सिर्फ 13% पे अपनी लोन बुक को बढ़ाते रहोगे, तो उससे कुछ निकलेगा नहीं, कुछ खास अच्छा ग्रोथ आप कर नहीं पाओगे। तो हमें 13% से ज्यादा का ग्रोथ चाहिए। बट अगर अभी हम इस क्वार्टर के पर्सपेक्टिव में देखें, तो 15% का डिपॉजिट ग्रोथ नंबर अच्छा है। अगर हम कासा रेशो के बारे में बात करें, तो कासा रेशो उनका बिगड़ गया, बहुत ही खराब हो गया। अब इनमें देखो फॉल ज्यादा आया है, बाकी सारी कंपनी में भी हमें गिरावट देखने को मिली है। अब ये गिरावट आ क्यों रही है, पहले वो समझ लेते हैं। भाई, हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट है, तो सब लोग क्या कर रहे हैं, अपने करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट में से पैसा निकाल रहे हैं, और उसका टर्म डिपॉजिट करा रहे हैं, उसकी एफडी करा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, आपका कासा में पैसा कम आ रहा है, और टर्म डिपॉजिट में पैसा जा रहा है। तो इससे क्या है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी ऊपर हो रही है, और आपका कासा रेशो भी खराब हो रहा है। तो ठीक है, ये सब बैंक के साथ हो रहा है। बट इसमें हमें फॉल ज्यादा देखने को मिला कि भाई, हर बैंक में अगर हमें 1% या 0.5%, 0.7% के आसपास का गिरावट देखने को मिल रहा है, तो इसमें वो गिरावट ज्यादा था। अभी इनका कासा रह गया है सिर्फ 36% के आसपास का, फ्रॉम 39% ओवर अ वाई लेवल। तो ये जो 3% का फॉल है, ये 3% का फॉल प्रॉब्लमैटिक पार्ट है। अगर आप सपोज 0.5% का फॉल बताते, या 0.7% का भी फॉल बताते, तो भी एक्सेप्टेबल था। बट आपका जो कासा इरोजन रेट है, वो थोड़ा सा ज्यादा है। तो इसके बारे में भी हमें थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है, और वो हमें दिख ही रहा है। क्योंकि कासा अकाउंट्स में ग्रोथ के बारे में बात करें, तो 5% का ग्रोथ आया। वहीं टर्म अकाउंट्स में ग्रोथ के बारे में बात करें, या टर्म डिपॉजिट में ग्रोथ की बात करें, वहां पर 21% के आसपास का ग्रोथ आया। तो एक और नंबर तो इस कंपनी के लिए अच्छा चल नहीं रहा है। और अगर आप देखोगे बाकी प्राइवेट प्लेयर बैंक से, जो बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर बैंक है, जैसे आपके कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, या आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, उनके कंपैरिजन में इनका थोड़ा कासा बुक वीक भी है। उतना अच्छा कासा इनके पास अभी है भी नहीं। और उस खराब कासा में आपका कासा रेशो और भी ज्यादा गिर गया। तो एक चीज इस पे भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। अब थोड़ा सा अगर हम लोन बुक सेगमेंटेशन समझने जाएं, तो 47% तो आता है हमारा कॉर्पोरेट लोन से, और बचा हुआ 53% आता है हमारे कंज्यूमर लोन से। अब कंज्यूमर लोन को डिवाइड कर लेते हैं। अब देखो, कंज्यूमर लोन में आपका 25% तो आ गया व्हीकल फाइनेंस,
तो अब जब आपका एक 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 चीज समझते हैं कि 100 रुपए में से 25 रुपए तो आप सिर्फ और सिर्फ व्हीकल फाइनेंस के लिए दे रहे हो, तो आपका आप कंट्रीब्यूशन देखो व्हीकल फाइनेंस का कितना ज्यादा बढ़ गया। तो इसीलिए हम जब भी देख रहे हैं कि ऑटो साइकिल अच्छा करता है, इंडसइंड बैंक ऑटोमेटिकली अच्छा करने लग जाता है, क्योंकि इनका 1/4 ऑफ द बुक कम्स फ्रॉम व्हीकल फाइनेंसिंग। अब वो व्हीकल फाइनेंसिंग में आपका यूज्ड कमर्शियल व्हीकल ट्रक्स हो गए, उनकी भी फाइनेंसिंग करते हैं, नए कमर्शियल व्हीकल के लिए भी फाइनेंसिंग करते हैं, पैसेंजर व्हीकल के लिए भी फाइनेंसिंग करते हैं, टू व्हीलर फाइनेंसिंग भी करते हैं, हर तरीके का व्हीकल फाइनेंसिंग करते हैं। बट इससे हमें एक चीज समझ में आती है कि अगर हमें पता चले कि ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है और हमें एक प्राइवेट प्लेयर बैंक चुनना हो कि भाई सबसे ज्यादा ऑटो सेक्टर के अच्छा करने से सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिलेगा, तो हमें सीधा सीधा दिमाग में चलनी चाहिए कि इंडसइंड बैंक का 25% ऑफ द लोन बुक कम्स फ्रॉम व्हीकल फाइनेंसिंग। तो अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर अच्छा कर रहा है तो उनको फाइनेंस करने वाले सेक्टर भी अच्छा करेगा, और उसको सबसे ज्यादा बुक जिसका है ये आपका व्हीकल फाइनेंसिंग, वो इंडसइंड बैंक है। तो अब जैसे हमें पता चल रहा है कि ऑटो सेक्टर में भी कोई खास ग्रोथ आ नहीं रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर भी थोड़ा सा स्लगिश ग्रोथ ही हमें देखने को भी मिला। अगर हम बात करें जो 19% नॉन व्हीकल फाइनेंस वाले डिवीजन में से, तो वो क्रेडिट कार्ड देते हैं, पर्सनल लोन देते हैं, होम लोन देते हैं, बाकी अलग अलग तरीके के रिटेल लोन देते हैं, तो 19% हमारा वहां से आता है। और 9% आता है हमारा माइक्रो फाइनेंस वाले डिवीजन में से। तो अब देखो, ये सेकंड हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है किसी भी प्राइवेट प्लेयर बैंक से या किसी भी बड़े बैंक की अगर हम बात करें, तो सेकंड हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन। तो सबसे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा इफेक्टेड हैं ये लोग, अगर हम पूरे के पूरे प्राइवेट बैंक स्पेस में देखने जाएं, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर खराब होने से। तो अब यहाँ पर हमें और भी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ये चीज भी हमने समझ ली। अगर हम बात करें एक एक सेगमेंट में ग्रोथ की, तो जो व्हीकल फाइनेंस वाला सेक्टर है वहां पर पूरे के पूरे में ग्रोथ आ रही है 10% ओवर वाई लेवल की। मतलब कुछ ढंग का ग्रोथ ही नहीं आ रहा, क्योंकि जिस सेक्टर को आप लेंडिंग करने जा रहे हो वही नहीं बढ़ रहा, तो आप अपना लेंडिंग का पेस कैसे बढ़ा दोगे, ये चीज भी हमने देखनी पड़ेगी। अगर हम डिस्बर्समेंट ग्रोथ की बात करें, तो डिस्बर्समेंट तो इनका डिग्रू कर गया बाय 16% ओवर वाई लेवल। तो हमें समझ में आ ही रहा है कि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रही है। अगर हम वही चीज देखने जाए माइक्रो फाइनेंस वाले डिवीजन में, तो माइक्रो फाइनेंस वाले डिवीजन में तो एयूएम डी ग्रोथ भी आया है और डिस्बर्समेंट डी ग्रोथ भी आया है। अब ये देखो, ये बहुत स्ट्रेटेजिक प्ले है कि आपको समझ में आ रहा है कि भाई माइक्रो फाइनेंस वाले डिवीजन ठीक नहीं चल रहा, तो अब आप उस बुक को वाइंड ऑफ करो, उसको थोड़ा थोड़ा टेपर डाउन करो, उसमें बहुत जबरदस्त पेस पे ग्रोथ लाने की कोशिश नहीं करो। मतलब देखो, एक चीज आपको समझ में आ जाती है कि भाई काम गलत हो गया है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो अब आप उस प्रॉब्लम को कम से कम एनहांस तो मत करो और ज्यादा बढ़ाओ तो मत, अब आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो, उसको खत्म करने की कोशिश करो। इसकी वजह से ये माइक्रो फाइनेंस वाले डिवीजन में सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ज्यादा डिस्बर्समेंट के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, ज्यादा एयूएम ग्रोथ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। चलिए, ये चीज भी हमने समझ ली। अगर हम बात करें 47% जो इनका कॉर्पोरेट बुक है उसका पेस ऑफ ग्रोथ का, तो वहां पर 16% के आसपास का पेस ऑफ ग्रोथ आया, वो फिर भी ठीक है, वहां पर फिर भी काम ठीक चल रहा है। अगर हम बात करें जो नॉन व्हीकल वाला सेगमेंट है, वहां पर 14-15% के आसपास का ग्रोथ आ रहा है सारी सेगमेंट में। चाहे आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देख लो, वो 12% से ग्रो किया, क्रेडिट कार्ड वाला थोड़ा और तेज ग्रो किया, 16% के आसपास से ग्रो किया, अदर रिटेल वाला आपका 33% के आसपास का ग्रोथ रेट आ गया। तो मोर और लेस कंपनी 13% का ग्रोथ दिखा रही है, और 13% का ग्रोथ तो बहुत अच्छा तो है नहीं। अब देखो, जो आपका 47% जो आपका कॉर्पोरेट लोन है वो ढंग के पेस पे बढ़ा है, वो फिर भी 16% के आसपास पे बढ़ा है। अब आपको चाहिए क्या था, ये जो आपका रैम वाला पोर्शन है, जो आपका रिटेल, एग्रीकल्चरल और एमएसएमई वाला सेगमेंट है, ये थोड़ा सा 16% से ज्यादा ग्रोथ लेके आता, तो कंपनी पूरे साल भर में या पूरे क्वार्टर में या 18-19% के आसपास का ग्रोथ कर जाती। बट वो हुआ ही नहीं, क्योंकि जो आपके मेन मेन सेगमेंट्स है वहां पर ग्रोथ आया ही नहीं, उनके जो एंड सेक्टर है वहां पर भी ग्रोथ नहीं आया। भाई पूरा का पूरा व्हीकल फाइनेंसिंग वाला स्पेस ही 10% पे बढ़ा, तो आप पूरी की पूरी लोन बुक को 17-18% पे किस तरीके से बढ़ा सकते हो, ये चीज हमें देखने की जरूरत है। अगर हम कॉस्ट ऑफ बोरोइंग के बारे में बात करें, तो वो 20 बेसिस पॉइंट से बढ़ गया, क्योंकि आपका कासा रेशो खराब हो गया। अब कासा रेशो क्या है? कासा रेशो इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फंड्स फॉर अ बैंक। तो अगर आप कासा में अकाउंट में अगर अपना पैसा रखते हो, तो सेविंग्स अकाउंट में तो आपको 3-4% के आसपास का इंटरेस्ट मिलता है, करंट अकाउंट में आपको कोई इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है, तो बैंक के लिए तो ऑलमोस्ट एज गुड एज फ्री मनी है। तो उसको सबसे सस्ता पैसा मिल रहा है आपके कासा अकाउंट से। अब जब आपका कासा रेशो खराब हो रहा है, इसका मतलब आप क्या, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग आपके ऊपर जा रही है, जितना आपको खर्चा करना पड़ रहा है पैसा उठाने के लिए, वो बढ़ रहा है। तो वही हमें यहाँ पर देखने को भी मिला कि 20 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज आ गया ओवर वाई वाई लेवल। अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, तो वहां पर हमें कंप्रेशन देखने को मिला 21 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का। इसका मतलब क्या समझ में आ रही है चीज, कि हमें यील्ड्स में इंक्रीज नहीं देखने को मिला। मतलब आपका खर्चा तो बढ़ गया, बट जो आपकी कमाई है वो नहीं बढ़ पाई। जिस रेट पे आप इंटरेस्ट रेट जो आप कस्टमर से चार्ज कर रहे थे, कि जैसे अगर सपोज आप बैंक के पास जाते हो और होम लोन आपको मिलता है आज की डेट में 8% या 9% के ऊपर, तो वो बैंक के लिए यील्ड है, वो 9% की यील्ड पे आपको लोन दे रहा है।
तो जो यील्ड है वो तो बढ़ नहीं पाया, आपके नीचे से खर्चा बढ़ गया, आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ऊपर चला गया। वो भी एक प्रॉब्लमैटिक पार्ट हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अब इसी वजह से आप देखोगे आपके प्रोविजंस बढ़ गए, क्योंकि आपका 9% के आसपास का माइक्रो फाइनेंस वाला डिविजन था। आपका व्हीकल फाइनेंस में ग्रोथ आई नहीं। कॉर्पोरेट सेगमेंट में आपकी फिर भी थोड़ी बहुत ग्रोथ आई, बट वो आपके पूरी पूरी लोन बुक ग्रोथ को आगे लेके नहीं जा पाया। और आपको इतने सारे प्रोविजंस बढ़ाने पड़ गए, इसकी वजह से आपके सारे के सारे मैटर खराब हो गए। अब आप चाहे आरओए उठा लो, चाहे आरओई उठा लो, कुछ भी उठा लो, आपको सब में चीजें खराब होती हुई देखने को मिलेगी। अगर हम आरओए के बारे में बात करें, तो आरओए गिर गया फ्रॉम 1.9% टू 1% के आसपास का। और अगर हम आरओई का फॉर्मूला देखें, तो आरओई का फॉर्मूला इज आरओए इनटू लेवरेज। तो अब अगर अगर हम एकदम सिंपल भाषा में समझें कि आरओई इज डिपेंडेंट अपॉन आरओए, तो अगर आरओए नीचे जाएगा तो आपका आरओई तो नीचे जाना बनता ही बनता है, उसको कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। आपको आरओई बढ़ाना है तो आपको आरओए बढ़ाना पड़ेगा, लेवरेज बढ़ाना पड़ेगा। बट आपका आरओए ही खराब हो गया, इसकी वजह से आपको आरओई में भी ड्रॉप देखने को मिल गया। आरओई ड्रॉप फ्रॉम 15% टू 8% ओवर अ वाई लेवल। तो मतलब बहुत ही खराब हालत है। अब देखो, ये थोड़ा सा इंडस्ट्री का ही बुरा फेस चल रहा है, बट इस टाइम पे हमें क्या करना है, इस टाइम पे हमें सबसे रेसिलियंट कंपनी ढूंढनी है कि इस खराब फेस को सबसे अच्छी तरीके से कौन सी कंपनी निकाल के लेके जा रही है, सबसे अच्छी एसेट क्वालिटी कौन कंपनी मेंटेन करके चल रहा है, वो सारी चीजें हमें देखनी है। क्योंकि जो सबसे अच्छा कंपनी होगा ना, तो जब रिकवरी आएगी तो रिकवरी में भी सबसे आगे वो ही अच्छा कंपनी होगा। वो खराब कंपनी ऐसा नहीं होता कि जब उसका खराब सीजन आ रहा था तब उसकी बाढ़ बच गई और जैसे ही अच्छा सीजन आया तो सबसे तेज ग्रोथ उसने दिखाई। तो सबसे तेज ग्रोथ करने वाली कंपनी आपको वही मिलेगी जो ये जो खराब टाइम है इसको अच्छे से निकाल देगी, एकदम कम प्रेशर लेके निकाल देगी। तो हमें वही वाली कंपनी ढूंढनी है। अगर हम बात करें एसेट क्वालिटी के बारे में, तो एसेट क्वालिटी थोड़ी थोड़ी खराब होगी। फ्रॉम 2% ग्रॉस एनपीए पहुंच गया 2.1% के आसपास का। और अगर नेट एनपीए के बारे में बात करें, तो नेट एनपीए पहुंच गया फ्रॉम 0.6% टू 0.64% के आसपास का। बट प्रोविजन इनको बहुत ज्यादा बढ़ाने पड़े। प्रोविजन वेंट अप बाय 87% ओवर अ वाई लेवल। तो वही हमें देखने को मिलेगा कि जैसे आप इनका प्रॉफिट एंड लॉस वाला स्टेटमेंट खोलोगे, बैलेंस शीट खोलोगे, तब आपको पता चलेगा कि इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो तो ठीक ठाक रेट से बढ़ा था, कुछ 15-16% के आसपास पे वहां पर ग्रोथ आया था। बट ओवरऑल आपका पैट में डी ग्रोथ आ गया। उसके बारे में भी हम आगे चल के बात करेंगे। अगर हम देखें यहाँ पर, चलो ब्रांच एक्सपेंशन के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इनकम स्टेटमेंट इनका। इन्होंने इस क्वार्टर में 37 नई ब्रांचेस ऐड करी और अब टोटल ब्रांच काउंट पहुंच गया इनका 3040 के आसपास इनकी ब्रांचेस पहुंच गई। अब आ जाते हैं इनके नंबर्स देख लेते हैं। इनका नेट इंटरेस्ट इनकम वेंट अप बाय 5% ओवर वाई लेवल, मतलब कुछ ढंग का ग्रोथ ही नहीं आया। आप इन्फ्लेशन के आसपास भी नहीं बढ़ पाए। इन्फ्लेशन 6% है, आपका नेट इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ आया 5%, बहुत ही खराब हालत। अगर हम टोटल इनकम के बारे में बात करें, तो टोटल इनकम तो सिर्फ 2% से बढ़ा। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करें, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाज -8% ओवर अ वाई लेवल। मतलब आपका जो इनकम जो जैसे अगर हम बात करें टोटल इनकम का ग्रोथ 2% था और आपका खर्चा उससे ज्यादा पेस पे बढ़ गया। तभी आपको देखने को मिल रहा है कि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव हो गया, उसमें डी ग्रोथ देखने को मिल गया। क्योंकि देखो, बिल्कुल सिंपल सी गणित है। आप क्या करते हो, आप आपकी नेट इंटरेस्ट इनकम निकालते हो, उसमें अदर इनकम ऐड करते हो, आपको टोटल इनकम का कंपोनेंट मिल जाता है। अब टोटल इनकम में से आप केपेक्स हटाते हो, जो भी आपका खर्चा हो रहा है कि भाई आपने नई ब्रांच सेटअप करी, आपके ब्रांच में एसी लगा, कूलर लगा, पंखा लगा, लाइट लगा, स्टाफ को हायरिंग का कॉस्ट, जो भी मेंटेनेंस का कॉस्ट, ये सारी चीजें करने का जो भी आपको खर्चा पड़ा, वो सारा खर्चा निकाल दिया आपने टोटल इनकम में से। तब आपके पास बच जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आप दो चीजें निकालोगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आप निकालोगे प्रोविजंस, और प्रोविजंस के बाद आप निकालोगे टैक्सेस। तो टैक्सेस मोर और लेस कांस्टेंट रहते हैं कि भाई अगर एक कंपनी के ऊपर 20% का टैक्स लगेगा या 25% का टैक्स रेट लगेगा, तो 25% का ही लगेगा, उसमें कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। जो भी आपका वेरिएबल होता है वो होता है आपका प्रोविजंस। कि प्रोविजंस आपके बहुत ज्यादा बढ़ भी सकते हैं, बहुत ज्यादा घट भी सकते हैं, स्टेबल भी रह सकते हैं। तो अगर आपके प्रोविजंस घट गए तो आपको पैट में बूस्ट देखने को मिल जाएगा। तो आपका जो पैट का ग्रोथ रेट है वो ज्यादा हो जाएगा आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ग्रोथ रेट से। वहीं अगर आपके प्रोविजंस बहुत तगड़े पेस पे बढ़ गए, और बहुत तगड़े पेस का क्या मतलब है, आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ज्यादा पेस पे अगर आपका प्रोविजंस बढ़ रहा है, इसका मतलब आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपका जो पैट है उसका ग्रोथ कम देखने को मिलेगा आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। तो यहाँ पर भी यही चीज हुआ, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डी ग्रोथ आया था 8% के आसपास का, और आपके प्रोविजंस में ग्रोथ आ गया 87% ओवर वाई लेवल। तो बिल्कुल ही काम खराब हो गया। इसकी वजह से अगर हम देखें, इनका पार्ट वाज डाउन 40% ओवर वाई लेवल, 40%, मोर देन वन थर्ड ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट गायब हो गए। तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, जो पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्पेस इस चीज से गुजर रहा है। अब हमें हमारा काम क्या बन रहा है,
कि जितनी कंपनी हो सके सबको ट्रैक करो और सबसे अच्छी कंपनी ढूंढ के निकाल लो कि भाई ये सबसे एक अच्छी कंपनी है, ये इस खराब टाइम को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर रही है, क्योंकि जब रिकवरी आएगी तब रिकवरी में वही अच्छी कंपनी सबसे आगे आपको दौड़ती हुई मिलेगी, वही अच्छी कंपनी आपको सबसे ज्यादा ग्रोथ लाती हुई देखने को मिलेगी। तो चलिए अब एक लेते रखते हैं, यही थी मोटा मोटी कहानी इंडसइंड बैंक के बारे में। इसके बाद हम 2-3 वीडियो और बना लेंगे, 2-3 कंपनी और कवर कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।